हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और गाइज हम इस लेक्चर में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इजेक्टमेंट से। इजेक्टमेंट बेसिकली इट मीन्स द डिस्पोजेशन बाय फोर्स ऑफ लॉ, मतलब किसी से पोजेशन लेना या खाली कराना लॉ के द्वारा, बाय फोर्स ऑफ लॉ। इसमें पहला पॉइंट ये आ जाता है नो इजेक्टमेंट ऑफ भूमिधर, सेक्शन 180। ये हमने पहले पढ़ा भी था कि जब भूमिधर के हमने राइट्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि भूमिधर को इजेक्ट नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। तो इसमें ये है डिटेल कि फेलियर टू पे लैंड रेवेन्यू केस में भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बेची जा सकती है, लेकिन टेक्निकली ये नहीं माना जाएगा या ये नहीं कह सकते कि उसको इजेक्ट किया गया है। हालांकि लैंड रेवेन्यू ना पे करे वो, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। सेकंड है इजेक्टमेंट ऑफ असामी। ये सेक्शन 131 से गवर्न होता है। इजेक्टमेंट ऑफ भूमिधर गवर्न होता है सेक्शन 130 से। अब इजेक्टमेंट ऑफ असामी में किस किस ग्राउंड्स पे कौन से वायलेशन करे असामी, तो उसको निकाला जा सकता है। पहला, अगर वो अनऑथोराइज ट्रांसफ़र करे। दूसरा, वो अनऑथोराइज्ड यूज़ करे। तीसरा, जहाँ एरियर्स ऑफ रेंट, मतलब रेंट का जो बकाया है वो 1 साल से ज़्यादा का हो, वो 1 साल से ज़्यादा के पीरियड उसने रेंट पे नहीं किया। फिर अगर उसको गलत निकाल दिया जाता है रॉन्गफुली, तो उसके रेमेडीज़ क्या हैं उसके पास रॉन्गफुल इजेक्टमेंट के। रॉन्गफुल इजेक्टमेंट के रेमेडीज़ जो हैं हमने गाइस पढ़े थे जब हमने राइट्स ऑफ असामी डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें सेक्शन 134 और 137 पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि सेक्शन 134 है वो सबको अवेलेबल है, जबकि सेक्शन 131 के जो रेमेडीज़ हैं वो असामी को ही अवेलेबल हैं। तो वो कौन से सेक्शन 137 के रेमेडीज़ हैं? वो है पोजेशन, दूसरा है कंपेंसेशन, तीसरा है पोजेशन और कंपेंसेशन दोनों। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि अगर सिर्फ पोजेशन क्लेम करता है तो बाद में वो पोजेशन और कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है कि नहीं, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लग जाएगा और वो बाद में नहीं क्लेम कर सकता। तो पहले अगर क्लेम कर ले तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं कि बाद में वो कहे जी अब मुझे कंपेंसेशन भी चाहिए, तो या तो कंपेंसेशन और पोजेशन दोनों का फाइल करे सूट। फिर सेक्शन 136 जो है वो इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर्स ऑफ गांव सभा लैंड से रिलेट करता है। तो गाइस, इजेक्टमेंट में इतना ही आपका जान लेना बहुत है, इसीलिए आपको ये बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि हम इससे रिलेटेड चीज़ें, वायलेशन के क्या ग्राउंड्स हैं या रेमेडीज़ क्या हैं असामी की, या भूमिधर को इजेक्ट नहीं किया जा सकता, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अब आप इसको इलेबोरेट करके, आपके पास यही पॉइंट है, आप इसको इलेबोरेट करके अगर लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं डिक्लेरेटरी सूट। ये सेक्शन 144 और 146 इसको गवर्न करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो डिक्लेरेटरी सूट होता क्या है? इट इज़ अ सूट इन विच प्लेंटिफ रिक्वेस्ट कोर्ट टू डिक्लेयर हिज लीगल राइट्स एंड स्टेटस। वो सूट है जिसमें प्लेंटिफ कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे जो लीगल राइट्स और स्टेटस है वो आप एक बार डिक्लेयर कर दें, या क्या मतलब मेरा इस लैंड पे किस तरह का मालिकाना हक है या नहीं है, तो वो ये सूट उससे रिलेटेड है। द लॉ रिलेटिंग टू दिस इज़ कंटेन्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।
बेसिकली ये जो लॉ है डिक्लेरेटरी सूट का, ये अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इससे गवर्न होता है। फिर इसमें यह है कि ओनली दैट पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट हु इज़ एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर और राइट इज़ डिनाइड बाय डिफेंडेंट। मतलब पर्सन सूट फाइल कर सकता है जिसका कोई लीगल जो बेसिकली जिसका कोई लीगल कैरेक्टर हो, बेसिकली वो किसी मालिकाना पोजीशन में हो, या ऐसा पर्सन जिसका कोई राइट जो है डिफेंडेंट द्वारा डिनाई किया गया हो। एट द इनिशियल स्टेज द प्रोविजंस ऑफ दीज सेक्शंस एम्पावर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिक्लेयर द टाइटल एंड ग्रांट इंजंक्शन इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इनिशियल स्टेज पे बेसिकली ये जो सेक्शंस हैं इनके प्रोविज़न जो हैं वो एम्पावर करते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को टाइटल डिक्लेयर करने के लिए कि भाई ये पर्सन इसका राइटफुल ओनर है या इसके पोजीशन में होनी चाहिए, और इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं प्राइमा फेसी इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड, जो बेसिकली पार्टी है जो कंप्लेन कर लेके आती है उसके फेवर में वो ग्रांट कर सकते हैं इंजंक्शन। और अगर एक सेटिस्फाई हो जाए बेसिकली प्रिलिमिनरी स्टेज पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, तो एसडीओ जो है ये एम्पावर्ड है टू पनिश अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ सीपीसी टू पर्सन हु डिसओबेज और वायलेट्स डेलिबरेटली द इंजंक्शन ऑर्डर पास्ड बाय अथॉरिटी कंसर्न। और एसडीओ जो है अगर इंजंक्शन ऑर्डर कोई प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पास करती है तो एसडीओ एम्पावर्ड है ऑर्डर 39 में रूल 2A में कि अगर कोई पर्सन जानकर डिसोबे करता है ऐसे इंजंक्शन ऑर्डर तो उसको पनिश कर सके। अब आ जाते हैं डिक्लेरेटरी सूट बाय ग्राम पंचायत, सेक्शन 145। बेसिकली जो सेक्शन 145 के जो ये प्रोविजंस हैं ये सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड करते हैं। मतलब सेक्शन 145 के जो प्रोविज़न है वो बेसिकली हावी रहेंगे सेक्शन 134 के ऊपर। अंडर सेक्शन 34 लीगल कैरेक्टर मस्ट बिलोंग टू प्लेंटिफ, बट अंडर सेक्शन 145 ग्राम पंचायत कैन स्यू फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड देयर टू। सेक्शन 34 में एक चीज़ क्या है कि प्लेंटिफ जो है वो तभी फाइल करेगा जब उसका बेसिकली लीगल कैरेक्टर जो है वो उसके फेवर में हो, लेकिन सेक्शन 145 के अंडर में ग्राम पंचायत ये किसी भी पर्सन के फेवर में जो एंटाइटल्ड हो वो डिक्लेरेशन के लिए बेसिकली वो फाइल कर सकती है किसी भी पर्सन के लिए। द सूट में भी डिक्लेरेटरी सूट में भी एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव भी हो सकता है मतलब उसके फेवर में पास कराना या उसके अगेंस्ट पास कराना। एफर्मेटिव और नेगेटिव का ये मतलब है। फोरम किसके सामने ये सूट फाइल होगा? असिस्टेंट कलेक्टर 1 के सामने होगा, और उसके बाद अगर उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो कमिश्नर के आगे फाइल होगा, और अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसके सामने ये फाइल हो सकता है। फिर है डिक्लेरेटरी सूट बाय असामी, सेक्शन 144। प्लेंटिफ में भी असामी ऑफ होल होल्डिंग और ओनली पार्ट, ही में बी एक्सक्लूसिव और जॉइंट असामी। फोरम इज़ असिस्टेंट कलेक्टर 1। बेसिकली क्या वो इससे बोल रहा है कि जो प्लेंटिफ होगा ऐसे में वो असामी पूरी होल्डिंग का हो सकता है या पार्ट होल्डिंग का भी हो सकता है, जो कि डिक्लेरेटरी सूट के लिए फ़ाइल कर सकता है। और ऐसे ही वो एक्सक्लूसिव असामी भी हो सकता है या जॉइंट असामी किसी के साथ मिलके भी हो सकता है। और किसके सामने फ़ाइल करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर 1 के सामने फ़ाइल करेगा सूट। असामी नॉट इन पोजीशन कैन ऑल्सो स्यू फॉर मियर डिक्लेरेशन ऑफ हिज टाइटल in contrast to what is specified under section 34 of specific relief act। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि ऐसा असामी जो लैंड के पोजेशन में भी नहीं है वो भी सिर्फ अपने टाइटल के डिक्लेरेशन के लिए सेक्शन 144 में फ़ाइल कर सकता है सूट, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 से बिल्कुल कंट्रास्ट में या बिल्कुल अलग है। सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में के लिए बेसिकली पोजेशन होना ज़रूरी है, लेकिन सेक्शन 144 के लिए असामी जो पोजेशन में नहीं है वो भी फाइल कर सकता है। फिर आ जाते हैं डिक्लेरेटरी सूट बाय भूमिधर और हिज को शेयरर, सेक्शन 144। इसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत इनको भी
इम्प्लीड करा जाएगा पार्टी एज डिफेंडेंट, मतलब इनको भी डिफेंडेंट बनाया जाएगा। नॉन सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC कैन ओनली बी रेज्ड बाय द स्टेट एंड नॉट बाय थर्ड पार्टी। नॉन सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो थर्ड पार्टी ये इशू नहीं रेज कर सकता कि भाई हम नेसेसरी पार्टी थे, हमें इन पार्टीज़ को ये बेसिकली नोटिस नहीं फाइल किया गया, ये थर्ड पार्टी नहीं कह सकती, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत है वो ही ये कह सकते हैं, और उस बेसिस पर ही बेसिकली ये प्ली कि जी ये सूट वैलिड नहीं है वो रेज हो सकता है। फिर है कि व्हेन ए भूमिधर हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड ही मस्ट फाइल अंडर सेक्शन 134 फॉर इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर एंड ऑल्सो फॉर पोजेशन ऑफ लैंड। जबकि कोई भूमिधर है उसको डिस्पोजेस किया जाता है तो वो सेक्शन 134 में सूट फाइल करेगा फॉर इजेक्टमेंट, ट्रेसपासर के इजेक्टमेंट के लिए और पोजेशन के लिए लैंड के। 34 हमने पढ़ा था कि रेमेडीज़ फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट जो हैं वो अवेलेबल टू एवरीवन है। तो बेसिकली क्या है कि हाउएवर सच टेन्योर होल्डर में फाइल अ कंपोजिट सूट आस्किंग रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 144 and relief for ejectment under section 134 at any time before competent court। और जो ऐसा टेन्योर होल्डर है वो एक कंपोजिट सूट मतलब मिला हुआ सूट भी फाइल कर सकता है, जो सेक्शन 144 में तो डिक्लेरेशन की बात करे कि भाई मेरे फेवर में डिक्लेरेशन दे दिया जाए कि मेरा बेसिकली लीगल स्टेटस जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, साथ ही वो अंडर सेक्शन 134 उसी सूट में एजेक्टमेंट के लिए भी फाइल कर सकता है किसी भी समय बिफोर एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। व्हेन समवन इम्पर्सोनेटेड एंड एग्जीक्यूट्स अ रजिस्टर्ड सेल डीड टेन्योर होल्डर मस्ट फाइल अ सूट टू कैंसल सेल डीड, सच सूट शैल लाई इन सिविल कोर्ट। ये कह रहा है कि बेसिकली इम्पर्सोनेशन का मतलब कोई और बन के अगर कोई किसी के बिहाफ पे कोई डीड कर देता है, सेल डीड मतलब इम्पर्सोनेट मतलब झूठा वो बन के आदमी की भाई और किसी के फर्जी साइन कर देता है या ऐसे कोई और आदमी एग्जीक्यूट कर देता है सेल डीड, तो ऐसे में जो ओरिजिनल जो टेन्योर होल्डर है जिसकी वो ज़मीन है उसको वो सूट फाइल करनी होगी टू कैंसिल दैट सेल डीड, और वो सूट जो है वो सिविल कोर्ट में ही कर सकता है, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सामने नहीं करेगा, वो सिविल कोर्ट में फाइल करेगा। बट ही हैज़ एन ऑल्टरनेटिव to file a declaratory suit in revenue court under section 144 लेकिन उसके पास एक और अल्टरनेटिव है कि वो डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर दे रेवेन्यू कोर्ट में अंडर 144। उसका बेसिकली क्या इफ़ेक्ट क्या होगा, एक बार अगर डिक्लेरेशन हो जाता है उसके फेवर में तो बेसिकली ऑटोमेटिकली वो इम्प्लाई करेगा या ऑटोमेटिकली उसका ये मतलब होगा कि सेल डीड कैंसिल हो गई। अगर वही मालिक घोषित हो गया अंडर 144 तो सेल डीड का ये माना जाएगा इफ़ेक्ट कि सेल डीड ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड मानी जाएगी। तो बेसिकली ये एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी है, हालांकि सिर्फ सेल डीड कैंसिल करानी हो तो सिविल सूट में फाइल करेगा। तो गाइज़ ये डेक्लेरेटरी सूट के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको बेसिकली ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि सेक्शन 144 में डेक्लेरेटरी सूट बाय असामी है, सेक्शन 145 में डेक्लेरेटरी सूट बाय ग्राम पंचायत है और सेक्शन 144 में और डेक्लेरेटरी सूट बाय भूमिधर और को शेयरर भी है। तो ये कैसे ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर सेक्शन 134 से कैसे थोड़ा डिफरेंट है के बारे में एक और बार क्लैरिटी के लिए आपको बता देता हूँ। सेक्शन 34 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो कब होगा एप्लीकेबल, जब आप कोर्ट में डायरेक्टली फाइल करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट के सामने भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, वो सेक्शन 144 और 146 यूपी रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस के द्वारा आप उसमें फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है, कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट में तो 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रखता है। तो गाइज़ आपके पास इसके लिए काफ़ी मटेरियल हो गया और अब आप काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।